Section 2, Subsection 10 of Companies Act 2013, Section 14 of the Companies Act 2013. ऐसे ही फाउंडेशन में लॉ को रट्टा मारा था ना. बस इन्हीं चीज़ों को दूर करने आई हूँ मैं. On behalf of Chartered Studies Academy, I, Dimple Shah, welcome you to paper number 2 of CA Intermediate, Corporate and Other Laws. So before we deep dive into the syllabus structure and the weightages, हम पहले इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पेपर को लेके जनरल परसेप्शंस है क्या लोगों के. ओके, सो एज यू गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ CA, you will definitely find perceptions of every subject at every level of the exam. फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल हो गया. लॉ का परसेप्शन ये है कि ICAI तो मार्क्स कट करता है यार, ICAI मार्क्स देता ही नहीं, इतना सारा थियोरी भरा पड़ा है इसमें, अरे प्रोविजन याद कैसे करें. ओके, सो इन सारे कंफ्यूजन को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली, ICAI मार्क्स कट करता है या तो ICAI मार्क्स देता ही नहीं. तो लोगों को एग्जाम्पशन कैसे आते हैं अगर ICAI मार्क्स देता ही नहीं है. सी, थियोरी पेपर्स में ना ICAI का एक ट्रिक है, उनको चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेटेड आंसर. इंट्रोडक्शन हो गया, फिर प्रोविजंस हो गए, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एग्जाम्पल हो गया, एंड फाइनल कंक्लूजन हो गया. ये सब ICAI को एक फॉर्मेटेड आंसर में चाहिए. अगर आपने उनको वो दे दिया, आपको मार्क्स मिल गए, आपको एग्जाम्पशन मिल गया. ओके, तो ICAI मार्क्स नहीं देता या ICAI मार्क्स कट करता है, ये वाला तो दूर हो गया. सेकेंडली, अरे इसमें बहुत सारा थियोरी भरा पड़ा है यार, इसको सॉल्व करने आई हूँ ना मैं. हम देखेंगे सारे प्रोविजंस को इन डिटेल विथ लॉजिक एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ओके, हम देखेंगे कि ये एक्चुअली यूज क्या होता है. देखा जाए तो ये पेपर काफी प्रैक्टिकल है, पर क्या होता है ना कि लोगों को दिमाग में एक डर बैठ गया. उनको लगता है ये थियोरी पेपर है, थियोरी पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इग्नोर कर देते हैं. इधर आ जाता है प्रॉब्लम, because unless you relate your theoretical papers to how you will apply it in the corporate world, आपको समझ में नहीं आने वाला है. तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अभी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, until you find out and unless you study the paper, how can you believe कि जो लोग बोल रहे हैं आप assume क्यों कर रहे हो. देखिए, लोग जो है वो बोलेंगे, वो आपके माइंड में एक इम्प्रेशन सेट कर देंगे. Whether to take that or no is on you. Okay, so before you study it, why listen to people? It is tough for them, it might be easy for you. Okay, तो आपको ये तो है कि आपको किसी का नहीं सुनना है. जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, आप लोगों को assumption and presumption को नहीं लेंगे. Okay, you will not consider that unless you studied. तो बहुत सारा ज्ञान हो गया. अभी पेपर के तरफ मुड़ते हैं थोड़ा. ओके, आपका जो कंपनी लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है, इट इज डिवाइडेड मेनली इन 2 एक्ट्स. एक तो हो गया कंपनीज एक्ट हमारा, उसके साथ साथ आ जाएगा आपका LLP एक्ट एंड आ जाएंगे अदर लॉज ऑफ 30 मार्क्स. ओके, ICAI ने एक बहुत अच्छा काम करता है कि वो वेटेज दे देता है कि भाई तुम लोग ही देख लो कि हमने इस ऐसे ऐसे चैप्टर्स को इतना इतना वेटेज देना है करके. सो कंपनीज एक्ट 2013 आता है पहले. ओके, LLP एंड अदर लॉज इज 30 मार्क्स अगेन विथ वेटेजेस. कंपनीज एक्ट को डिस्कस कर लिए एक बार. ओके, सो व्हेन आई स्पीक अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013, द फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी. ये है डेफिनेशन सेक्शन वाला चैप्टर. सारे डेफिनेशंस भरे पड़े इस चैप्टर में जो लोग नॉर्मली इग्नोर करके जाते हैं, पर ये इग्नोर नहीं करना है. इसी चैप्टर से आज शुरुआत करने वाले हैं. तो ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी वाला. फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू. सो वंस यू लर्न द डेफिनेशन एवरीथिंग, आप देखेंगे कंपनी को हम बर्थ कैसे देंगे, इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे कंपनी को, एंड क्या क्या लगेगा, MOA लगेंगे, AOA लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, आप वो सब देखेंगे इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में. अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो आपको चाहिए थोड़े पैसे, उसके लिए आप इशू करेंगे शेयर, सो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, अभी शेयर कैपिटल जब हम इशू करते हैं ना, उससे पहले हम करेंगे प्रोस्पेक्टस को इशू. तो इसीलिए पहले हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और उसके बाद देखेंगे हम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज की डिपॉजिट्स होती क्या है, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स. ओके, ये सब कुछ होगा इस चैप्टर में. एक्सटेंडेड वर्जन. ओके, शेयर कैपिटल जैसे होता है वैसे ही डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या क्या कंडीशंस है. ओके, देन आ जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. सो चार्जेस इज बेसिकली एन इंटरेस्ट और लीन विच इज चार्ज्ड, and
रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, फिर उस पे डिविजन्स है बिफोर 2nd of November 2018, आफ्टर 2nd of November 2018. सो वो सारे टेक्निकलिटीज हम देखेंगे एज वी dive into the chapters. We then have management and administration. So when I speak about management and administration, देखिए भाई कंपनी चलनी तो है, कैसे चलेगी, हम फॉर्म हो चुकी, पैसे आ गए, सब कुछ चल रहा है, तो चलाएगा कौन, उसको मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं, कोई देखने वाला चाहिए कि नहीं, हाँ, तो उधर आ जाएगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. फिर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि भाई अगर आपने शेयर इशू कर दिए तो आपको डिविडेंड तो देना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना आपके शेयर होल्डर्स बैठे रहेंगे, तो कितने रेट पे डिविडेंड देना है, कंडीशंस क्या होते हैं, कभी डिविडेंड दे सकते हैं, अगर मेरे पास लॉसेस है तो मैं किस कंडीशंस के बेसिस पे उनको दे सकता हूँ, ये सारा आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में. अभी अगर आप पैसे कमा रहे हो, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो फिर अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा भाई, अकाउंट्स के बिना कुछ चलता है क्या, ऑफ कोर्स नॉट. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आ गया आपका नेक्स्ट चैप्टर. उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स. अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स आगे पीछे ही चलते हैं भाई, अकाउंट्स होगा तो ऑडिट भी होगी ही, इसलिए आ जाते हैं हमारे ऑडिट एंड ऑडिटर्स. एंड फाइनली इंडियन कंपनीज का देख लिया, अभी मुड़ते हैं थोड़ा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की तरफ, उनके बारे में भी फॉरेन कंपनीज के थोड़े बहुत जान लेते हैं हम, है कि नहीं. So this is a very good flow in which the whole Companies Act 2013 has been designed and incorporated in our syllabus, and हम इसी फ्लो को फॉलो करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. ओके, नाउ प्रिलिमिनरी जो एक है बहुत छोटा चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर, थोड़े बड़े बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. Now when I speak about acceptance of deposits, registration of charges, declaration payment of dividend या companies incorporated outside, ये सारे ना बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ओके, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये भी थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स, अराउंड 80-90 पेजेस ईच है रफली, तो वो भी हम कवर करेंगे इन डिटेल. यस, इफ यू सी द वेटेज, आपका 20 to 30% वेटेज दिया गया टू द फर्स्ट 4 चैप्टर्स. ओके, तो आउट ऑफ 170 मार्क्स कंपनीज एक्ट का, 70 मार्क्स में से 20% to 30% की रेंज में उधर कहीं पर भी आपको दिया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट 4 चैप्टर्स. अगेन द नेक्स्ट 20-30 फॉर द अदर 3 चैप्टर्स. मैक्सिमम वेटेज दिया गया 30 to 35% ऑफ द बैलेंस 4 चैप्टर्स, आपके जो लास्ट वाला है, डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट, ऑडिटर्स एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. And then you have the LLP Act 2008 which will have already done. आपने इसका जिस्ट थोड़ा बहुत देख लिया है सीए फाउंडेशन में, है कि नहीं. नाउ पार्ट 2 आता है आपका अदर लॉज का, जो है 30 मार्क्स का. इधर आता है आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897, देन यू हैव द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड द फेमा 1999. नाउ जनरल क्लॉजेज इज बेसिकली बहुत सारे उसमें वापस से डेफिनेशंस होंगे, एप्लीकेबिलिटी क्या है, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पावर्स, फंक्शनरीज, ये सब आ जाएगा आपका इस चैप्टर में. अगेन अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज 35 to 40% वेटेज आउट ऑफ दीज 30 मार्क्स. ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हम यहाँ देखेंगे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, ये सब बहुत कुछ है उधर डिटेल में in interpretation of statutes. And you have the FEMA finally, which is newly introduced but again very easy, FEMA 1999. okay, चलो बिना बहुत टाइम वेस्ट किए मुड़े हमारे चैप्टर की तरफ, शुरू करें हमारा चैप्टर नंबर 1, प्रिलिमिनरी चैप्टर. नाउ जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर, मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप इट. नाउ व्हाई डू दे स्किप इट, अरे इतने सारे डेफिनेशन भरे पड़े यार, ये कौन करके जाएगा, थोड़ी ना ऐसे यार डेफिनेशन पूछने वाला है, ऐसे ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे, ये तो हम छोड़ने वाले हैं. ये होता है माइंडसेट मोस्ट ऑफ द बच्चों का. देखिए, नाउ इवन दो आई एग्री दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डेफिनेशन इन द चैप्टर, इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू दीज डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू इन द लेटर चैप्टर्स. इधर आपको एक आइडिया मिल जाता है, एंड ओवरव्यू मिल जाता है सारे चैप्टर्स का कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है. नाउ टू गेट एन एडेड एडवांटेज व्हाइल राइटिंग योर पेपर, इट इज नेसेसरी टू राइट सच थिंग्स. अभी सपोज आपको एक क्वेश्चन आ गया ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड को लेके, कंडीशंस ऑफ डिविडेंड हो गया, एंड दैट आर विच वील कवर लेटर. सो नाउ अगर आप स्टार्टिंग में एक लाइन लिख देंगे डिविडेंड होता क्या. So dividend is, the payment which is made to the shareholders, for holding shares in the company, and it is made out of profits and free reserves. ऐसा कुछ एक छोटा 2 लाइन की आप लिख लेंगे,
आंसर, एक सेंटेंस 2 लाइन का, क्या ही चला जाएगा आपका, बहुत टाइम नहीं लगेगा उसमें. सेकेंडली, इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर पेपर. आई हैव डन दिस पर्सनली फॉर माई पेपर्स, एंड इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ सारे बच्चों को कि आप थोड़ा बहुत एक ऊपर लाइन लिख लो ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा. डिविडेंड का एक लाइन लिख लिया मीनिंग का, then write the conditions for payment of dividend are, and then continue your answer, and finally conclusion लिख लो. Now this creates a very different impact on your paper. इसीलिए ये डेफिनेशन पार्ट करना जरूरी है. अभी सेकंड क्वेश्चन जो माइंड में आ जाता है बच्चों के, क्या वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद करना है? नहीं, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं करना है. देखिए, आईसीआई ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आप कितने अच्छे से रट्टा मार सकते हो. नो, व्हाट आईसीआई इज लुकिंग फॉर इज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं. आपको ये वर्ड टू वर्ड एज एंड दिस व्हाट टू ऐसे पूरा लिख के नहीं आना है. ओके, दैट इज नॉट द पर्सपेक्टिव व्हाई आई एम टीचिंग इट, व्हाई आई एम टीचिंग द डेफिनेशन सेक्शन. पर्सपेक्टिव ये है कि आप समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है और अपने शब्द में लिख के आ जाओ. आईसीआई ने कहीं बोला है कि ऐसे इन डिटेल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखना है? नहीं. राइट अ जनरल आंसर एंड कम योर अंडरस्टैंडिंग. आईसीआई को यही जानना है कि आपको समझ में आया है नहीं. इफ आईसीआई इज सैटिस्फाइड विथ योर आंसर दैट यू अंडरस्टूड इट, बस हो गया आपका काम. ओके, शुरू करें चैप्टर नंबर 1 से, प्रिलिमिनरी चैप्टर. ओके, सो एज वी मूव ऑन, firstly, section 1. Now section 1 of the Companies Act deals with the title of the act, according to which this act may be called the Companies Act 2013. Okay, now applicability of this act is important. The section furthermore states the applicability of the act. That is section 1 of the Companies Act 2013. Now, provisions of this act shall apply to companies incorporated under this act or under any previous company law. Now, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 came into picture, पहले था हमारा कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. अभी हुआ क्या, कंपनीज बीच में भी इनकॉर्पोरेट हुई ना 1956 के बाद, 1970, 1980, 1990. अभी हमारा कंपनीज एक्ट 1956 मिट चुका और आ गया कंपनीज एक्ट 2013. तो अगर एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड 1970, क्या उसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज कंपनीज एक्ट 1956 इज कंप्लीटली वॉश्ड ऑफ, वो भी पिक्चर में है ही नहीं. अभी हमारे पास सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 है. सो इवन इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 2013, उसको यही एक्ट लगेगा. आपको 2013 देख के कंफ्यूज नहीं होना है, उसको यही एक्ट एप्लीकेबल होगा. सी, इधर एक एग्जाम्पल है हमारे पास. ABC Limited was incorporated on 1st of January 1972 under the Companies Act 1956. So, the Companies Act 2013 will also be applicable on ABC Limited. Okay, why? Because though it is in 1972, 1956 वाला एक्ट निकल चुका है, अभी सिर्फ 2013 वाला एक्ट है हमारे पास, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वही एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है. आगे बढ़े. Now, apart from this, now Companies Act has mentioned specifically a few other categories or a few other industries in which the Companies Act is applicable. Firstly, insurance companies. Now उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग कंपनी, फिर कंपनी एंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये स्पेसिफिकली क्यों बोला है? बिकॉज दीज हैव देयर ओन एक्ट एज वेल. So insurance companies have the Insurance Act of 1938 or the IRD, that is the Insurance Regulatory and Development Authority Act of 1999. बैंकिंग के लिए आ गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज है वो एंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए आता है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003. और एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, उनका खुद का एक्ट है. अभी मुझे बताइए, अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास खुद का एक्ट है तो क्या उनको कंपनीज एक्ट 2013 के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे? द आंसर इज यस. इवन दो दे हैव अ सेपरेट एक्ट ऑफ देयर्स, कंपनीज एक्ट 2013 इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल विद देम. इसीलिए कंपनीज एक्ट ने एप्लीकेबिलिटी में स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई भले ही तुम्हारा खुद का भी एक्ट हो, पर तुमको हमारा एक्ट तो एप्लीकेबल होने वाला है. देयर इज नो वे आउट, यू हैव टू be at par with us also, you have to follow us also. So insurance companies हो गया पहला वाला. Okay, why? Because उनका खुद का भी एक्ट है. So I हो गया पहला इंश्योरेंस.
इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद आता है बी बैंकिंग कंपनीज, उसके बाद आता है ई इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इन द जनरेशन एंड generation or supply of electricity, and any other company which is governed by any special act, उनको भी ये लग जाता है. Okay, so insurance companies, banking companies, generation or supply of electricity. Why? Because उनके खुद के भी acts है. So apart from those खुद के acts, उनको Companies Act 2013 भी applicable होने वाला है. Next, now this is very important. जो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही इग्नोर करके चले जाते हो, ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं, उनको ये सब चीजें दिखती नहीं, याद ही नहीं रहती. नाउ द टर्म एक्सेप्ट इन सोफा शैल मीन एक्सक्लूडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ, दैट इज इफ एनी प्रोविजन. नाउ सी, हमारा इधर से मेन चीज शुरू होता है. इफ any provision of the Companies Act is inconsistent with any of the provisions of other acts to which the company is regulated, then that company shall comply with the provisions of respected act or acts to which it is governed and regulated. Simple example is समझाती हूँ. Okay, we have our mom and dad and then we have our grandparents. Okay, हमारे दादा दादी, मम्मा पापा भी आते हैं और दादा दादी भी आते हैं, है कि नहीं? Okay, now हमारे immediate वाले कौन हो गए? मम्मा पापा. Immediate. Okay, so like insurance company regulated by whom? Firstly the insurance act आता है ना, बाद में banking companies, banking regulation act आता है, पहले वो आते हैं, बाद में grandparents आते हैं. Grandparents is a Companies Act 2013 in this case. अगर कुछ conflict हो गया, okay, simple example ले लियो, मुझे 11th में मुझे कुछ और ही लेना है, मेरे पेरेंट्स कुछ और ही बोल रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कुछ और ही बोल रहे हैं. ओके, सो सपोज वी कम टू कंक्लूजन, ऐसे मुझे कॉमर्स चाहिए, पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है यू टेक कॉमर्स, कॉमर्स इज अ गुड डिसीजन. ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो साइंस ही लो. ओके, अभी मेरी डायरेक्ट अथॉरिटी कौन है? मेरे मम्मा पापा. सो ग्रैंड पेरेंट्स से पहले मैं उनका सुनूंगी. उन्होंने बोल दिया तू कॉमर्स ले रही है तो बस हो गया डिसीजन खत्म, मुझे कॉमर्स लेना पड़ेगा. बस ये वैसा ही केस है. इफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज मिसमैचिंग, ओके, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों प्रोविजंस का, ये बोल रहा है ऐसे करो, ये बोल रहा है ऐसे करो. सो इफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द अदर एक्ट, यानी कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, then the company will comply with the provisions of the respective act or acts to which it is governed and regulated by. Okay, next बढ़ते हैं definition section पे. Section 2 of the Companies Act 2013 is a definition section. Okay, Section 2 of the Companies Act 2013. यहाँ पे हमारे सारे definitions भरे पड़े इस section में. Don't worry, बोल रही हूँ मैं definition, पर मैं इसको interesting करके रहूंगी आपके लिए. Okay. Now we start with the first definition, abridged prospectus. पहली बात तो prospectus होता क्या? Okay, so when we are issuing shares to come, to the public, तभी हमको निकालना पड़ता है एक prospectus. Prospectus is a document जहाँ पे सारी डिटेल्स रहती है कि भाई इस प्राइस पे बेचेंगे, इस डेट पे बेचेंगे, कैसे वैसे सब कुछ रहता है उस prospectus के ऊपर. वो हो गया prospectus. अभी ये abridged prospectus क्या है? Okay. Now if you want to know the literal meaning, abridged यानी कि shorten किया हुआ टेक्स्ट, बहुत लंबे ऐसे जैसे हम पैराग्राफ लिखते रहते हैं, उसको shortened वर्जन जब हम करते हैं उसको बोलते हैं abridged. लेकिन अभी ये रिसेंट वाला निकला है कि चैट जीपीटी, कुछ भी हमें एग्जाम हुआ एंड बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, यू अपलोडेड एंड चैट जीपीटी टेल देम कि भाई समराइज करके मुझे ये तो थोड़े शब्दों में बता दे, वो बता देता है कि नहीं? abridged इज वही shorter form. So abridged prospectus means a shorter form of a prospectus. It is a memorandum which contains all the salient features as we say specified by Securities and Exchange Board by making regulations in this behalf. वो होता है एक मेमोरेंडम, पर वो एक समराइज, उसके सारे जो फीचर्स है प्रोस्पेक्टस के, सारा कुछ इसमें भरा पड़ा है शॉर्ट वर्जन में. ओके, सो आई शो यू दिस प्रोस्पेक्टस. ना ये देखिए, ये कंपनी है मेरे पास विच इज साइंस DLM लिमिटेड. ओके, 8 पेजेस. ओके, सिर्फ 8 पेजेस में पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस इज कवर्ड. व्हाई? बिकॉज दिस इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. ओके, इधर देखिए, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी इज देयर, देन डिटेल्स ऑफ इशू टू द पब्लिक, यानी कि ऑफर साइज क्या है, फ्रेश इशू साइज,
व्हाट इज द टाइप ऑफ इशू, फ्रेश इशू है या क्या है, पहली बार कर रहे हो तुम, टोटल इशू साइज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, एंड शेयर रिजर्वेशन अमंग QI buys, we'll do this later, this, okay, QI buys, NI buys and NIBs and RIBs, okay, qualified institutional buyers is QIBs, वो हम बाद में देखेंगे, हमारे प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर, शेयर कैपिटल वहाँ पे सब है ये सब. देन यू हैव द प्राइस बैंड, द मिनिमम बिड लॉट, इंडिकेटिव टाइमलाइंस वगैरह वगैरह. ओके, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि 8 पेज में पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस समराइज किया गया है. अभी अगर मैं ये सेम कंपनी का आपको प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगी ऑफ साइंट DLM लिमिटेड, ये देख लीजिए 373 पेजेस का उसका प्रोस्पेक्टस है, 373 पेजेस का प्रोस्पेक्टस. इमेजिन समराइजिंग 370 पेजेस इनटू जस्ट 8 पेजेस. ये होता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस. मेमोरेंडम जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर हो चुकी है, सेलिएंट फीचर्स जो भी है प्रोस्पेक्टस के वो सारे ही कवर हो चुके हैं उसमें. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अभी देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना, ICAI ना एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने क्या किया है कि उनके सारे जो पेपर्स है ना वो इंटरलिंक्ड बहुत है. अकाउंट्स का आप लॉ में लिख के आ सकते हो, टैक्स का आप अकाउंट्स में लिख के आ सकते हो, प्रोवाइडेड रेलिवेंस है. वो एक मेन चीज है कि रेलिवेंस होनी चाहिए आप क्या लिख रहे हो. नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये है आपका एडवांस अकाउंट्स का पूरा सिलेबस जो कवर कर रहे हैं आपके लिए CA संदीप सर. हमारे ही चैनल पे चार्टर्ड स्टडीज अकेडमी पे डेमो लेक्चर है उनका ऑलरेडी, जाके देख लो वो. ओके, so accounting standards means the standards of accounting or any addendum that thereto for companies or class of companies referred to in section 133. क्या आपको ये याद रहेगा पेपर में? मुझे पता है आपको ये याद नहीं रहने वाला. इसीलिए मैंने बोला था कि देखिए डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि मुझे वर्ड टू वर्ड रट्टू पोपट करके जाना है, वही लिख के आना मेरे को नहीं. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको एक बार आ गई, इट्स इजी टू क्रैक. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी इधर ये जो लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है उन लोगों का, ओके, इसको हम बदल देते हैं. देखिए नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट टू राइट, ये गलती से सपोज मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये आ गया पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं करके 2-3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए. अब अभी मुझे याद तो है नहीं कि ये डेफिनेशन था क्या. आप लिख के आ जाइए जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता हो कि accounting standards are standards which are set of so and so following, so and so company has to follow it, ऐसी criteria है. कुछ नहीं तो एग्जाम्पल लिख के आ जाओ. AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ओके, कुछ याद नहीं आया तो एग्जाम्पल्स लिख के आ जाओ कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच द कंपनीज हैव टू एडर टू. बस. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग. बाकी का ये नहीं है कि पूरा रट्टा मार के जाना है हमको, नहीं. आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू फर्दर. द होल कोर्स फॉर पेपर नंबर 2 इज गोइंग टू बी वेरी इजी वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स टू इट. ओके, थर्डली आता है ऑल्ट्रेशन. अभी हम जब लड़कियां जाती है, कोई कुर्ता लूज है हमारे लिए, हम क्या करते हैं उसको ऑल्टर करते हैं, हमारे साइज में फिट करती है. सो ऑल्ट्रेशन इज द सेम थिंग इन कॉर्पोरेट लॉ ऑल्सो. यानी कि आप कुछ एडिशन कर रहे हो, आप कुछ ओमिशन कर रहे हो, आप कुछ सब्सटीट्यूशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हो बस आप. ओके, दैट इज ऑल्टरेशन. नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स. ये तो आप लोगों ने किया है CA फाउंडेशन में. ओके, झूठ मत बोलना, आर्टिकल्स किया है कि नहीं. ओके, सो अगेन अगर आपको ये एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, बिकॉज इट बिकम्स टफ एज आई सेड टू रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ रट्टू पोपट थिंग्स, आप लिख के आ सकते हो जनरल में आपको जो भी पता हो. आर्टिकल्स, सो यू कैन राइट आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. ओके, दे कंटेन द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी. ओके, आप ये सारे दे अवेलेबल टू द पब्लिक. ओके, फिर वो डॉक्ट्राइन्स जो थी आगे पीछे थोड़ा बहुत लिख सकते हो, याद नहीं आया तो क्या ही करेंगे. इट्स बेटर टू राइट व्हाटएवर यू नो रादर देन लीविंग इट ब्लैंक. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको इफ यू डू दैट वे. कि ऐसा नहीं कि हमको ब्लैंक छोड़ के आना. सी, one thing is writing practice in corporate law is very very important. Okay, it's very very important because जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको आपकी स्पीड पता नहीं चलेगी and there are very huge chances of leaving certain things in the paper. क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि लिखते जाओ
खत्म ही नहीं होने वाला, सारे पेपर्स वैसे हैं, बट थियरी पेपर्स स्पेशली वैसे हैं. सो राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्टली इज नेसेसरी, गिविंग मॉक टेस्ट इज नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी. ओके, एंड आपको ऐसी स्पीड बना के रखनी है ताकि आप 100 मार्क्स का पेपर लिख के आ जाओ, आपको 100 से कम लिख के आना ही नहीं. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट द होल पेपर, दैट इज होल पॉइंट ऑफ इट. पॉइंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस यही है. तो कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना. इवन इफ यू डोंट नो समथिंग, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट वट एवर यू नो रादर देन लीविंग इट ब्लैंक. सी, कुछ नहीं आता तो अगर उससे बेटर है कि थोड़ा बहुत लिख लो जो जनरल में आता है, उधर कुछ ना 1 मार्क, हाफ मार्क कुछ मिल जाएगा. ओके, यू नो, कभी कभी तिनके का सहारा भी काफी होता है, 1 मार्क भी बहुत होता है कभी कभी. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन सीए पेपर्स, पता है ना. आर्टिकल्स पे जाते हैं. सो आर्टिकल्स एज पर द डेफिनेशन इज दैट विच ओरिजिनली फ्रेम, यानी कि जो पहले हमने बनाया था या जो भी टाइम टू टाइम अबेंड किया था वो भी आ जाता है. एंड दैट विच इज अप्लाइड इन परस्यूंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ और इन परस्यूंस ऑफ दिस, यानी कि जो पहले ओरिजिनली फ्रेम किया था, फिर जो रिवाइज होता गया, फिर परस्यूंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ एंड इन परस्यूंस ऑफ दिस एक्ट. यू नो, पास्ट एंड देन प्रेजेंट, पास्ट एंड देन प्रेजेंट, ये इसका डेफिनेशन का वर्जन है. ओके, बट आई सजेस्ट ये इतने सारे डेफिनेशन याद करके मत जाओ, कंफ्यूजन बढ़ते जाता है, बिकॉज आगे जाके बहुत ऐसी चीजें आने वाली है. ओके, कि ये ना ये बाय हार्ट करना है कि नहीं, ये कैसे याद करेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत चीजें आएंगी कि ये तो नहीं हो रहा है, ये बाय हार्ट ही कर लेते हैं, आपको ऐसे भी थॉट्स आएंगे. इसीलिए लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बाय हार्टिंग इज नॉट, यू नो, एडवाइजेबल, नॉट, इट डज नॉट वर्क. ओके, प्रॉब्लम वो है कि आप एग्जाम हॉल में जाके भूल जाओगे, घर पे बैठ के रट्टा मार भी लिया तो एग्जाम हॉल में जाके भूल जाओगे आप, इसलिए पॉइंट नहीं बन. नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएट कंपनी. ओके, सो जब मैं एसोसिएट कंपनी बोलती हूँ ना, इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे पास. ओके, सो ये ना है हमारे वो दूर के रिश्तेदार जो अभी फोन करके पूछेंगे आपको रिजल्ट के बारे में, पास हुए या नहीं. जो ऐसे तक भी फोन नहीं करते, बट रिजल्ट के टाइम पे डॉट टाइम पे फोन कर देते हैं वो लोग. ये हमारी एसोसिएट कंपनी. सो व्हेन आई स्पीकिंग अबाउट एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, it is a company in which that other company has a significant influence. Okay, अभी ये significant influence क्या होता है, at least 20% of voting power, but it is not a subsidiary, यानी कि 51 नहीं है. okay, 51 नहीं हो सकता वो. okay, of the company having such influence, and it includes a joint venture company. so ये basically ना, अगर मैं हमारा खुद का, मेरा खुद का एग्जाम्पल, ओके, मी एंड माई मॉम डैड. अभी मॉम डैड हो गए हमारे सब्सिडरी कंपनी, मम्मी के लिए थोड़ा प्यार ज्यादा 51%, पापा को हम कर देते 49%. ओके, 2% ज्यादा मम्मी को बनता है, 51-49. मैं हो गई ये कंपनी, ये हो गई 51-49 सब्सिडरी. अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले हमारे दूर के रिश्तेदार, क्योंकि दूर से ही ठीक है पर उनका थोड़ा बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ में, इसीलिए 20% दे देते हैं उनको. ओके, एंड अभी वो अकेले तो होंगे नहीं, उनके पति या उनके पत्नी भी होंगी, उनके स्पाउस भी होंगे, तो यानी कि वो 2 लोग हैं. सो इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर ऑल्सो. ओके, नाउ जॉइंट वेंचर इज अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज हैव अ जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट. ओके, यानी कि वो दोनों का कंट्रोल है मेरे ऊपर, जॉइंट अरेंजमेंट. easy to remember. So associate company, when I'm speaking in relation to another company, means a company in which that other company has a significant influence. तो अगर मैं हूँ, the other company, that is them, they have a significant influence but is not a subsidiary and it includes a joint venture. Now उसके नीचे आप लिखेंगे note, significant influence means control of at least 20% of total voting power. Okay, of total voting power. And joint venture भी आप लिख सकते हैं कि it is a joint arrangement whereby the parties have joint control over the arrangement of the arrangement, have rights to the net assets of the arrangement. Okay, so अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो एक एग्जाम्पल था मेरे पास ऑफ शुभारू. तो ये जो टोयोटा है ना, दे ओन 20% ऑफ शेयर्स ऑफ शुभारू. So Subaru is a associate company of Toyota, क्योंकि 20% तक है उनका. ओके, इट ओन्स 20%. इधर लिखा कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%. ये देखिए, इसलिए मैंने वो वाला एग्जाम्पल लिया था बिकॉज इसमें एग्जैक्टली 20% था.
सो अगर एग्जैक्टली 20% हुआ तो क्या हुआ, इट इज ओके, इट इज कंसिडर्ड एज एसोसिएट कंपनी, सो एटलीस्ट 20% लिखा है, मिनिमम 20%, उसके आगे जो भी हुआ हो, सो एटलीस्ट 20%, बट वो सब्सिडरी यानी कि 51-50 उधर तक मतलब पहुंचने दो उस रेंज को। ओके, सो नेक्स्ट वाले पे चले, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी जैसे मैंने बोला अकाउंटिंग, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप पढ़ने वाले हैं आपके पेपर नंबर 5 में, जो है आपका ऑडिट का पेपर। ओके, एंड उधर आपको इन डिटेल सब कुछ मिल जाएगा कि आप व्हाट आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो टाइप्स है वो सारे आप पढ़ेंगे, अलग अलग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं उसमें। कुछ याद नहीं आ रहा, वही लिख के आ जाओ कि ये एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये डेफिनेशन अगर पढ़ने जाएंगे तो बाहर होने से रहा, बिकॉज auditing standards mean the standards of auditing or any addendum thereto for companies or class of companies referred to in subsection 10 of section 143। याद नहीं होने वाला है कि नहीं, बताओ मेरे को। याद करके भी जाओगे, रट्टा मार के भी जाओगे तो इन दी एंड भूल जाओगे। एंड जब आप लास्ट में आएंगे, व्हेन यू हैव लाइक 1 day रिमेनिंग फॉर योर पेपर, लास्ट मिनट रिविजन इधर से आप लोग सब कुछ नहीं करने वाले। ऑफकोर्स यू जस्ट गोइंग टू गो थ्रू द मेन वंस। अभी एसोसिएट कंपनी हो गया, दैट इज अ इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कंफ्यूजन एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। वैसे फिर हम आगे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर एक है, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आ सकता है। ओके, देन यू हैव प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मेंबर्स डिटरमाइन करने के लिए एक प्रॉब्लम होगा। एंड देन स्मॉल कंपनी। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको वही ऊपर से देखने हैं। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब आप देखने नहीं बैठने वाले, आई एम श्योर, एंड ज़रूरत है भी नहीं। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अगर हम अज्यूम कर लेते आ गया पेपर में, आप लोग इन जनरल लिखेंगे वट एवर आइडिया यू हैव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ नहीं तो एग्जाम्पल्स लिख के आ जाओ कि दिस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज अबाउट दिस एंड वैसे। ओके, आगे बढ़े, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कुछ याद आया, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। ओके, 11-12 में भी वही पढ़ा है कि नहीं, ऑथराइज क्या होता है, फिर इशूड क्या होता है, फिर पेड अप क्या होता है, कॉल क्या होता है, कॉल्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है, इन डिटेल हमने बहुत किया है कि नहीं। उधर हमने किया था प्रैक्टिकली, इधर हम कर रहे हैं थियोरेटिकली। ऑथराइज कैपिटल इज नथिंग बट द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन, the maximum amount of share capital the company can take. So such capital as authorized by the memorandum to be the maximum amount of share capital of the company. इससे ज़्यादा का share capital of the company नहीं हो सकता exceeding this amount, that is the authorized capital that is stated on the memorandum, that is the most important कि आप इससे ज़्यादा कुछ raise नहीं कर सकते आप share capital। okay, board of directors। now थोड़े डेफिनेशन इतने डायरेक्ट है कंपनीज एक्ट के कि अगर आप लोग वो नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए। अभी मुझे बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हो गया ये आपका डेफिनेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बताइए क्या आप ये करने बैठेंगे एग्जाम से एक दिन पहले? ऑफ कोर्स नॉट, है कि नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो ये फॉरेन कंपनीज होती है, वो हो जाती है एक बॉडी कॉर्पोरेट और अ कॉर्पोरेशन फॉर अस। वी डू नॉट कंसिडर इट एज अ कंपनी वंस इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वो हमारी कंपनी होगी, वो हमारे लिए होगी एक बॉडी कॉर्पोरेट। इट डज नॉट इंक्लूड हाउएवर टू थिंग्स। पहली बात, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अभी व्हेन आई स्पीक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो होता है वो होता है हर स्टेट के लिए, स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है ये। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोस्टली अदर इज रेजिडेंशियल एरियाज, जहाँ हम और आप रहते हैं फ्लैट सिस्टम्स में, दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या हम उसको एक कंपनी के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं? ओके, नहीं, वो बोले जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर रजिस्टर होंगे वो, विच इज रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनी लॉ विच इज रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव societies, so it will not be considered a body corporate। okay, it is not including, body corporate does not include this cooperative societies and any other body corporate as defined in this act which the central government may by notification specify in this bill, उसको हम नहीं बोलेंगे एक body corporate। now let's speak about book and paper, book और paper। भाई ये definition करने जैसा है भी, आप ही बताइए। okay, ये तो आप, मुझे पता है कोई नहीं करने वाला एग्जाम की पहले, कोई भी नहीं, ये टच भी नहीं करोगे आप लोग, पता है मुझे। आप लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट बोला था, ये करके चला जाता हूँ, हो गया मेरा काम, है कि नहीं। ओके, एक बार नजर डाल ही लेते, अभी इधर आए हैं तो
Book and paper, it includes the books of accounts, deed, vouchers, writings, documents, ministers, registers, सब कुछ maintained on paper or electronic, okay, or electronic form. सो बुक एंड पेपर नेसेसरी नहीं है कि बुक एंड पेपर ही चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी मेंटेन कर सकते हैं. क्या क्या मेंटेन करेंगे हम? हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, डीड्स जो होते हैं, वाउचर्स, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स एंड रजिस्टर्स, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं. ओके, नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Now ICI has these very beautiful flowcharts which they incorporate in the middle of their syllabuses. ओके, वेरी नाइसली इन डिटेल बता देते हैं ये लोग कि आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. आपके लिए यही बस है कि दो कर दिया आपने फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट ऐसे ऐसे आंख बंद करके माइंड में आ गया, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो. नाउ इस बेरा सीक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर दोस? दे आर द रिकॉर्ड्स व्हिच आर मेंटेन. रिकॉर्ड्स किस चीज़ पे होगा? फर्स्टली ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, यानी कि जितना पैसा आया और जितना पैसा खर्चा किया बाय अ कंपनी. So all sums of money which are received and expended by a company. अभी जब आप पैसे आएंगे, वो आएंगे कहाँ से? सेल्स से. ओके, जब पैसे जाएंगे, किधर जाएंगे? परचेजेस में. So thus you have to record what? All the sales and purchases of goods and services by the company. फिर आते हैं the assets and liabilities of the company. अभी जब आप ये गुड खरीदेंगे और गुड्स बेचेंगे, क्रेडिट पे देंगे भी और क्रेडिट पे लेंगे भी, है कि नहीं? सो इसीलिए दीज आर ऑल योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सन्नी डेटर्स, सन्नी क्रेडिटर्स आपको मेंटेन करना पड़ा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी वाला पार्ट अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एंड द फोर्थ वन इज आइटम्स ऑफ कॉस्ट. नाउ ये थोड़े ही स्पेसिफिक के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 इन केस ऑफ अ कंपनी if it belongs to any specific class of people. Okay, so books of accounts classification 4 बोला मैंने. पहली बात, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया. All sums of money received and expended by a company. आएगा कहाँ से? सेल से. जाएगा कहाँ से? परचेज से. ये होगा आपके सेकंड पॉइंट. सेल्स एंड परचेज करेंगे तो आएंगे कौन? सन्नी डेटर, सन्नी क्रेडिटर. ये हो गया हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला पॉइंट. एंड फोर्थली इज द आइटम्स ऑफ कॉस्ट वाला पॉइंट. ओके ओके, नाउ ब्रांच ऑफिस. When I speak about branch office in relation to a company, it is any establishment or that which is described as such by a company. In general, अगर हम देखेंगे, when I speak about a branch office, okay, usually it is what? इसका ये ब्रांच है, इसका पुणे में ब्रांच है, इसका नासिक में ब्रांच है. अलग अलग ब्रांचेस को हम ब्रांच ऑफिस बुला देते हैं. So when I speak about a company, it is an establishment which is described as such by the company. कि भाई ये हमने सेटअप किया. सो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूँ और मैं बोल रही हूँ खुद कि मैंने अपना ब्रांच ऑफिस सेटअप किया है महाराष्ट्र के नासिक में सपोज, तो ये हो गया ब्रांच ऑफिस बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड एस्टैब्लिशमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द कंपनी इन रिलेशन टू कंपनी. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल. व्हेन स्पीक अबाउट कॉल्ड अप कैपिटल, सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट. ओके, ऑथराइज किया. ऑथराइज इन द मैक्सिमम अमाउंट बाय द आर्टिकल्स, है कि नहीं? वो सपोज हो गया 10 लाख. इशू हमने किया से 5 लाख. 5 लाख से हमने कॉल किया 4 लाख. उसमें से आगे आपको आएगा पेड अप कैपिटल की 4 लाख में से हमने 1 लाख अभी भी है हमारे पास 4 लाख पे हो गया करके. तो जैसे कि मैंने बोला 4 लाख पे हो गया है. ओके, सो ऑथराइज पहले देखा हमने, फिर देखा इशू, फिर देखा कॉल्ड एंड फिर देखा पेड. ऑल ऑफ दीज कैन वेरी ऑल्सो, है कि नहीं? ऑथराइज इज द मैक्सिमम. उसमें से मुझे जितना जरूरत है मैं इशू करूंगी, उसमें से जितना मुझे अभी करंट जरूरत है मैं कॉल करूंगी, एंड जो लोग पे करना है वो लोग पे कर देंगे मुझे. ओके, आगे बढ़े. चार्ज, ये कहीं सुना सुना लग रहा है कि नहीं? अभी तो बोला था मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, याद आया? Okay, now when I speak about charge as a definition, the interest or the lien which is created on the property of the or assets of the company or any of its undertakings, or both as a security, and it includes a mortgage. अगर मैं mortgage की बात करूँ, mortgage is basically गिरवी रखना. Okay, तो अगर आपने एक लोन लिया है बैंक से, उसके अगेंस्ट आपने गोल्ड रख दिया या आपने घर के डॉक्यूमेंट्स रख दिए, ऑल ऑफ दीज आर मॉर्गेजेस विच आर डूइंग, है कि नहीं? इनको गिरवी रखना को मॉर्गेजेस बोलते हैं. So any interest or lien which is created on such property, which is including mortgage, इन सबको हम बोलेंगे चार्ज, बिकॉज इट चार्ज इज क्रिएटेड द एसेट्स ऑफ द कंपनी, है कि नहीं? वो इंटरेस्ट हम पे करके कि नहीं उनको, इसीलिए उसको चार्ज कहते हैं. नाउ वन ऑफ द फेवरेट डेफिनेशंस ऑफ एवरीवन, सारे फ्यूचर सीएस जो बैठे हैं हमारे पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेफिनेशन.
कंपनी साहब बोलते हैं भाई इधर क्यों आए हो आप तो गुरु हो, आप खुद के ही एक्ट में जाके देख लो. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949. He holds a valid certificate of practice. That is very important. Okay, now CEO and CFO. CEO means the office of the company who has been designated by. CFO means as appointed as the CFO of the company. हो गया definition. Basically, CEO and CFO in your own words you can write. First of all, they're key managerial personnel. They're very important, resources of the company. They take important decisions. Executive, he's CEO. He will, look upon and look after every operation going on in detail. सब कुछ execution को देखेंगे वो. CFO देखेंगे सारे finances को, है कि नहीं? Now, if you want to see a real life example, Reliance Industries का मैंने लिया था. मुकेश अंबानी जी जो है वो है हमारे रिलायंस के CEO. Mukesh D. Ambani. He is a chemical engineer and from the Institute of Chemical Technology, Mumbai. Okay. ये सबको इसी में इंटरेस्ट है ना. सैलरी क्या है भाई रिलायंस के सीईओ का, देख लीजिए. एस्टिमेटेड टोटल पे फॉर द सीईओ ऑफ रिलायंस इज 100.6 CR to 110 CR पर ईयर. 110 CR बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं? ये हमारे सीईओ ऑफ रिलायंस की सैलरी. एंड अगर आपको CFO देखना है तो CFO ऑफ द सेम कंपनी दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL इज श्रीकांत वेंकटचारी. ओके डन. मूव करें नेक्स्ट डेफिनेशन पे. कंपनी, आहा क्या डेफिनेशन है. कंपनी इज इन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑन द प्रीवियस कंपनी लॉ. बात खत्म. ओके सो जो भी कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट इस साल में यानी कि 2013 के से आगे या पहले प्रीवियस कंपनी लॉ में, वो हो गए हमारे लिए कंपनी. रिलायंस इंडस्ट्रीज इज incorporated in 1973, Tata Steel in 1907, Infosys 1981. Such companies are incorporated under the Companies Act 1956. Okay, that is the previous company law, and they also included in the above definition of being treated as a company. Okay, then comes company limited by guarantee and company limited by shares. So when I speak about a company limited by guarantee, it is a it means a company having the liability of its members limited by memorandum up to such amount which they agree to give, okay, upon the winding up the company. यानी कि एक कंपनी हो रही है बंद, ओके, एंड उनको जरूरत है पैसे की. मैंने उनको बोला था देखो भाई तुमको पैसे की जरूरत है, मेरे पास आ जाना, मैं तुमको 1 लाख दे दूंगी. मैंने उनको बोला था. नाउ दैट इज द अमाउंट आई गारंटी टू देम. उससे ज्यादा वो लोग मेरे से नहीं ले सकते. मैंने बोला दया खा के 1 लाख दूंगी, ये नहीं कि आप मुंह उठा के आ गए 5 लाख दे दो भाई. नहीं, मैंने जो प्रॉमिस किया वही मैं निभाऊंगी. So, company limited by guarantee is a company having the liability of its members which is limited by the memorandum to such amounts as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up. यानी कि जब कंपनी बंद हो रही है, wound up हो रही है, जब मुझे पैसों की जरूरत है तभी मैं उनसे मांगूंगी, पर मैंने जितना गारंटी किया उससे 1 रुपये ज्यादा वो मेरे को देंगे नहीं. That is company limited by guarantee. When I speak about company limited by shares, means a company who has the liability of its members limited to the value of unpaid shares which they held. Okay, so suppose 10 रुपए का शेयर था and 5 रुपए was called up. Okay, balance 3 रुपए was called up जो इस इंसान को पता था नहीं. Okay, so that 3 which is there is the unpaid amount in his case, and that is why when the company is being wound up, उसको लाइबिलिटी से 3 रुपए का होगी, वही अनपेड बचा था, बाकी सब तो पे किया था, राइट. सो कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स व्हिच आर हेल्ड बाय देम. ओके, तो इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज का लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड इट. आई एम वेटिंग टू सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. सफलता बैच आ रहा है, CA से लॉन्च कर रहा है सफलता बैच. ओके, जहाँ पे हम सब फैकल्टीज लेने वाले हैं डिटेल में सारे प्रोविजंस एंड सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. पास्ट ईयर पेपर्स, RTPs, MTPs हम मॉड्यूल से पढ़ाएंगे. सब कुछ इंटैक्ट आपके लिए रेडी रखा है, बस आपको आके हमको सब्सक्राइब कर लेना है, हमसे ये क्लासेस ले लेनी है कि नहीं भाई. किस बात की देर है फिर. सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट, आपके जो भी डाउट है हम सॉल्व करेंगे.